साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा जहां लोग काम करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन चीजें उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से मिलती हैं। यह एक ऐसा समाज है जहां पैसा नहीं है, राज्य नहीं है, समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का, अमीर गरीब का विभाजन नहीं है। उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, खेत, उद्योग, खनिज संसाधन पर सभी का मालिकाना हक मजदूरों का होता है। मालिकाना हक मजदूरों का होता है, अर्थात जनता का होता है। साम्यवाद की विचारधारा आई कहाँ से? औद्योगिक क्रांति से। बड़े बड़े उद्योग, मजदूर बुरी हालात में थे, काम के घंटे ज्यादा या मजदूरी कम था। मालिक अमीर लोग होते थे जो मजदूरी का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। सारा लाभ उद्योगपति ले जाते थे। समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गए थे, अमीर फैक्ट्री मालिकों का और दूसरा गरीब मजदूरों का। यही उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के कार्ल मार्क्स हैं, जो जर्मन दार्शनिक थे, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब पब्लिश की। कार्ल मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की जहां मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा। उत्पादन के साधनों जैसे खेत, जमीन, खान उद्योग के मालिक अमीर लोग नहीं होंगे, बल्कि सारी जनता होगी। इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास समान संपत्ति होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई पैतृक संपत्ति नहीं होगी, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। अर्थात कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि यह खेत मेरा है, यह उद्योग मेरा है। यह एक सभी उद्योगों का, सभी संपत्ति का मालिक होगा। हर एक सभी उद्योगों का, सभी संपत्ति का मालिक होगा। सबको मुफ्त शिक्षा होगी, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगे। कार्ल मार्क्स ने राज्य के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मजदूरों की होगी और पूरी दुनिया के मजदूर एक होंगे। कैसे बनेगा ऐसा समाज? मार्क्स ने बताया कि सारी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। इसी बदलाव के लिए उन्होंने सारी दुनिया के मजदूरों का आह्वान करते हुए अपनी किताब दास कैपिटल में लिखा कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन यह एक संकल्पना थी, एक यूटोपिया था। मार्क्स ने अपनी कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते नहीं देखा। रूस की क्रांति 1917। मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस की क्रांति की और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। फिर से मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस में क्रांति की और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। लेनिन ने रूस में कम्युनिज्म विचारधारा को लागू किया। लेनिन ने मजदूरों को मानव मानवाधिकार को प्राथमिकता दी। लेनिन ने मजदूरों के मानव मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी। कार्य का समय प्रतिदिन 8 घंटा और सप्ताह में 5 दिन किया। खेती की जमीन को अमीरों से छीन लिया गया और किसानों में बांट दिया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को बदल दिया। लेनिन ने रूस में वन पार्टी वन स्टेट की स्थापना की, जिसका कार्य था कम्युनिस्ट आदर्शों पर समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कुल मिलाकर लेनिन ने मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को छोड़ दिया तो कम्युनिस्ट विचारधारा में कुछ अपने सिद्धांत जोड़ दिए। इन्हें ही सोवियत साम्यवाद कहा गया। रूस की क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूरों ने क्रांति कर दी और साम्यवादी आदर्शों की स्थापना की कोशिश की। जैसे चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई। पूरी दुनिया में जहां जहां कम्युनिज्म के आदर्शों पर क्रांति हुई, वहां एक बात सामान्य थी और वह थी एक पार्टी वन सरकार। एक पार्टी आई, उसने क्रांति का नेतृत्व किया और देश का संचालन करने लगी। अर्थात उत्पादन के समस्त संसाधनों, भूमि, उद्योग, खनन तथा समस्त आर्थिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण हो गया और यही व्यवस्था कहलाई समाजवाद, और इस अर्थशास्त्र को कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद का तात्पर्य उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, सरकार द्वारा नियोजन और आय वितरण से मूलसन। अर्थात समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिससे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समाजवाद। सेमुअल्सन के अनुसार समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार का होता है तथा सरकार द्वारा ही नियोजन तथा आय का वितरण किया जाता है। अर्थात समाज एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर स्वामित्व तथा नियंत्रण सरकार का होता है।
समाजवाद की विशेषताएं। सामूहिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर सरकार अथवा समुदाय का स्वामित्व होता है। सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक समानता, सभी के पास समान संपत्ति होगी तथा अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज में धार्मिक तथा जातिगत विभाजन होता है नहीं होता है सॉरी फिर से समाज में धार्मिक तथा जातिगत विभाजन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच सकता है। आर्थिक नियोजन, समाजवाद के तहत सरकार कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए आर्थिक नियोजन संबंधी योजनाएं बनाती है। प्रतियोगिता का भाव, एकमात्र उत्पादक होता है, इसलिए समाजवाद में प्रतियोगिता का अभाव होता है। यह विशेषताएं पूंजीवाद से विपरीत है। सरकार की भूमिका, सभी प्रकार के आर्थिक निर्णयों में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता के अनुसार कार्य, जबकि जरूरत के हिसाब से पारिश्रमिक। अधिकतम समाज कल्याण, पैतृक संपत्ति का अस्तित्व नहीं, मजदूरों का अधिकार। न्यूनतम वेतन निर्धारित होता है। मुफ्त शिक्षा मिलती है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं सभी को प्राप्त होती है। स्त्री पुरुष समानता होती है। मानव की प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है। मानव को प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है। नकारात्मक पक्ष, समाजवाद आर्थिक विचारधारा के रूप में अंततः विफल हो गया, क्योंकि इसकी विफलता का मूल कारण उसके मूल दर्शन में ही था, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जबकि उसे पारिश्रमिक आवश्यकता के अनुसार मिलता है। क्योंकि सभी की क्षमताएं तथा आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं, लोगों में काम के प्रति निरसरता के कारण नवाचार का अभाव हो गया। उद्यमिता का अभाव था। उद्यमिता के अभाव से यह प्रणाली धीरे धीरे खोखली होने लगी। परिणाम स्वरूप यह पूंजीवाद से हार गया। साम्यवादी देशों में सरकारें जनता के नाम पर सभी उद्योगों तथा संसाधनों का प्रबंधन करने लगी। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण सरकारी अधिकारी भोग विलास का जीवन जीते थे, जबकि गरीब जनता को सिर्फ क्रांति के नारे तथा गीत मिले। इन कमियों के कारण समाजवाद का पतन हो गया। नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, पूंजीवादी विचारधारा का पुनरुत्थान नव पूंजीवाद या नव उदारवादी कहलाता है, क्योंकि समाजवाद के उत्थान से पूंजीवाद को अधिक चुनौती मिली। लेकिन 1989 में सोवियत संघ के विघटन से समाजवाद का पतन हो गया, जिसके पश्चात विश्व में अधिकांश राष्ट्रों में पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित हो गया। 20वीं शताब्दी के अंत में उदारवाद की पुनः वापसी को नव उदारवाद कहते हैं। विचार की कोई भी धारा जब गिरावट के पश्चात पुनः उठती है तो उसके आगे नव लगा दिया जाता है। जैसे 1990 के दशक में पूंजीवाद या उदारवाद की पुनर्वापसी को नव उदारवाद या नव पूंजीवाद कहा गया। भारत में आर्थिक सुधार, 1991 के बाद में आर्थिक सुधार अधिकांशतः नव उदारवाद के आसपास केंद्रित थे। भारत में सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश दिया जा रहा है। निगम कर या कारपोरेट टैक्स को कम किया गया। व्यापार सुगमता या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया जा रहा है। उपरोक्त सभी सुधार नव उदारवाद को बढ़ावा देने में सहायक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था या नेहरूवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद, पूंजीवाद तथा समाजवाद की विशेषताओं का मिश्रित स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेहरूवादी समाजवाद, समाजवाद में नेहरू के विचारधारा का समावेश नेहरूवादी समाजवाद कहलाता है। कारण है कि नेहरू सोवियत रूस के समाजवादी मॉडल से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि समाजवाद तीव्र विकास पर आधारित था। यह कल्याणकारी राज्य तथा समानता की अवधारणा को साकार करता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत में निजी क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक संपन्न नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व में अर्थव्यवस्था के दो मॉडल थे, जो कि पूंजीवाद तथा समाजवाद के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय नेताओं ने अपनी देश की आवश्यकताओं के अनुसार मिश्रित स्वरूप को अपनाया था। जैसे समाजवाद समानता की अवधारणा पर आधारित था, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं था। साथ ही यहाँ पूर्ण लोकतंत्र का अभाव था, जबकि पूंजीवाद में ये पूर्ण लोकतंत्र तथा निजी क्षेत्र को वरीयता प्रदान की गई थी, लेकिन इसमें हस्तक्षेप के कारण असमानता अधिक थी। उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं की विशेषताओं के माध्यम से भारत ने समाजवाद की समानता, सरकारी उद्योग, जबकि पूंजीवाद से निजी क्षेत्र की भूमिका तथा पूर्ण लोकतंत्र को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, बड़े उद्योगों की स्थापना सरकार द्वारा की जाएगी।
और संरचनात्मक विकास सरकार द्वारा किया जाएगा। सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योगों पर अधिकार निजी क्षेत्रों का होगा। समानता पर आधारित समाज का निर्माण करने पर बल दिया जाएगा। पूर्ण लोकतंत्र का विकास किया जाएगा। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद में कल्याणकारी तत्वों का समावेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धन केंद्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इसमें बच्चों से काम करवाना, कार्य की अमानवीय परिस्थितियों, महिलाओं का शोषण तथा असमानता जैसे कुछ नकारात्मक पहलू थे। पूंजीवाद की असमानता को दूर करने हेतु समाजवाद का सिद्धांत प्रचलित हुआ, लेकिन इसमें एकल दलीय व्यवस्था के कारण चुनिंदा लोगों को ही शासन में स्थान मिला, जिससे कारण श्रमिकों की समानता तथा उत्थान एवं स्वप्न मात्र बनकर रह गया। उत्थान एक स्वप्न मात्र बनकर रह गया। विश्व के अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध करते हुए नारा दिया कि यदि कोई अर्थव्यवस्था सबकी आंख के आंसू न पोंछ सके तो वह टिकाऊ नहीं हो सकती। इसलिए दुनिया में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की मांग उठने लगी। वर्तमान में अधिकांशतः देश कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के मार्ग पर चल रहे हैं। भारत में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जन धन आधार योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक समावेशन, शिक्षा विकास तथा कौशल विकास, मध्याह्न भोजन योजना, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब अगला टॉप हेडिंग है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। गांधी के आर्थिक विचारों के संकलन को गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गांधी पर समाजवाद, टॉलस्टॉय तथा रस्किन के सिद्धांत का आर्थिक प्रभाव था। गांधी के अनुसार अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य रोजगार का विकास करना था। उनके अनुसार भारत में श्रम की प्रचुरता है, इसलिए भारत में रोजगार का विकास किया जाना चाहिए। मूल तत्व विकेंद्रीकरण। गांधी के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान कर सृजनशील अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके। कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि देश में रोजगार की प्रचुरता है। मानव श्रम की गरिमा। गांधी ने समाज के श्रम के तिरस्कार की अवधारणा की आलोचना करते हुए अन्यदायी श्रम की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के बराबर स्वयं श्रम करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिक उपभोग समाज के अन्य लोगों हेतु अभाव का कारण बन सकता है। इच्छा का न्यूनीकरण। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं। न्यायशीलता या ट्रस्टीशिप। न्यायशीलता होना चाहिए या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपनी क्षमताओं के अनुसार धन अर्जन का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने उद्योगों तथा स्वयं के व्यय के पश्चात बचे लाभ को गरीबों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह सिद्धांत समाज के लिए व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग लाभ के लिए कार्य करता है। साथ ही गरीबों में कार्य के प्रति आलस की मानसिकता का जन्म हो सकता है और संघर्ष के अभाव में व्यक्ति सदैव वंचित ही रहता है। हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी। आर्थिक विकास की अविवेकपूर्ण गति ने पर्यावरणीय अवनयन को बढ़ावा दिया है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसके विकास असतत या अस्थायी हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है, जिससे प्रकृति की उत्पादकता कम हुई। पर्यावरण के साथ विकास के संचालन हेतु हरित अर्थव्यवस्था के अवधारणा का विकास किया गया, जो कि अधिक टिकाऊ है। विकास के कुछ नकारात्मक पक्ष। हरित क्रांति, भूमि अवनमन, भूजल अपक्षय, मृदा अपरदन, वन न्यूनीकरण, वैश्विक तापमान में वृद्धि। वर्ष 2019 में यूके की सरकार ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री पार्थ दास गुप्ता को जैव विविधता के अर्थशास्त्र पर वैश्विक समीक्षा की आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी द दास गुप्ता रिव्यू 2021 प्रकाशित की, जिसमें प्रकाशित किया गया कि विकास में
पूंजीपति का ध्यान भी दिया जाना चाहिए। अर्थात आर्थिक विकास में लाभ के साथ साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा भूमि उन्नयन का मूल्य भी शामिल किया जाना चाहिए। 1992 में 2014 के मद निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रति व्यक्ति 2 गुना उत्पादन हो गया। 1992 से 2014 के मध्य मानव पूंजी जिससे ज्ञान, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास के प्रति 17% वृद्धि हुई, जिससे प्राकृतिक पूंजी जैसे जंगल, झील आदि प्रति व्यक्ति 40% घट गई है।